Hello everyone, welcome back to our YouTube channel RNCC Nursing Online Coaching and Online Test Series. जैसा कि अपनी क्लासेस चल रही है, कुछ प्रीवियस हमने क्लासेस लिए अभी जैसे SGPGI के लिए क्लासेस लिए, उसके अंदर हमने MCQ सेशन कंटिन्यू किए थे। तो आज से अपन वापस SGPGI के लिए अपन MCQ सेशन कंटिन्यू कर रहे हैं। साथ साथ में PGI के लिए भी ये सेशन उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना SGPGI के लिए। तो जो बच्चे दोनों प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके लिए ये जो अपना सेशन है वो इम्पोर्टेंट रहेगा। साथ में आपको बता दूं, जो क्वेश्चंस हम पुट ऑन कर रहे हैं यहाँ पे, एमसीक्यूज ले रहे हैं यहाँ पे, वो सभी क्वेश्चंस प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो उन क्वेश्चंस को लेने का मेरा ये मोटो रहता है ताकि उन टॉपिक्स में से अगर आपको और एग्जाम में क्वेश्चन पूछे, अगर वो सेम क्वेश्चन नहीं है और दूसरे क्वेश्चंस उस टॉपिक में से बने तो आपको वो पता होने चाहिए। ठीक है, तो कम टाइम में ज़्यादा अपन गेन कर पाएँ, ऐसा कुछ अपना टारगेट रहता है। और क्लास शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, हमारी एक स्पेशल टेस्ट सीरीज रन करवाई जा रही है अभी SGPGI एग्जाम के लिए, जो कि जिसकी प्राइस हमने एकदम अफोर्डेबल प्राइस में रखा है ताकि हर स्टूडेंट जो भी नीडी पर्सन हो उसको वो इजीली असेसिबल हो जाए। ठीक है, तो आप उसको भी बाय करके अपने प्रिपरेशन को और अच्छा बना सकते हो। साथ साथ में देखिए, थ्योरी के साथ में प्रिपरेशन प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास को। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, ए फर्स्ट लाइन मेडिकेशन फॉर पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, आपसे क्या पूछा है? फर्स्ट लाइन मेडिकेशन के बारे में आपसे पूछा है, जो किसमें यूज में आ रही है? पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस के लिए जो फर्स्ट लाइन मेडिकेशन है उसके बारे में पूछा गया है। ऑप्शन हमारे पास में क्या है? कैप्रियोमाइसिन, पायरिडोक्सिन, रिफाम्पिसिन या फिर एथियोनामाइड। कौन सी ड्रग है जिसको फर्स्ट लाइन मेडिकेशन के लिए यूज में लिया जाता है पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस के लिए? तो देखिए, सबसे पहले अपन थोड़ा ट्यूबरकुलोसिस के बारे में समझ लेते हैं, ट्यूबरकुलोसिस होता क्या है। तो देखिए, ट्यूबरकुलोसिस एक प्रकार का यहाँ पे डिजीज कंडीशन है। तो ये कि सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं इसका कॉजेटिव एजेंट। कॉजेटिव एजेंट कौन है इसका? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस इसका कॉजेटिव एजेंट है। ठीक है, अब इसके बाद में देखिए यहां से और क्या क्या एमसीक्यू बनता है। इसकी डिस्कवरी किसने की थी? डिस्कवरी करने वाले कौन थे? रॉबर्ट कॉच। ठीक है, रॉबर्ट कॉच जो थे, इन्होंने इसकी डिस्कवरी की थी, इसलिए इनको क्या मिला था? नोबेल प्राइज यहाँ पे इनको दिया गया था इसकी डिस्कवरी के लिए। ठीक है, नोबेल प्राइज याद में नहीं रखना है, बट रॉबर्ट कॉच ने इसकी डिस्कवरी की थी। ठीक है, कब की थी? अगर ये एसजीपीजी में पूछ लेते हैं एग्जाम में मिनर कई बार, तो 24 मार्च 1882 को इसकी डिस्कवरी की गई थी। इसीलिए 24 मार्च को क्या होता है? वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे। ठीक है, ध्यान में रखना है, भूलना नहीं है हमें। इसके बाद में देखिए और क्या एमसीक्यू बनता है। नेक्स्ट आपके एमसीक्यू बनेगा, इस बैक्टीरियम से ही आपसे एमसीक्यू बनेगा कि इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर में देखिए इसकी, तो ये इसकी स्ट्रक्चर होती है स्लाइटली कर्व्ड। ये बेसिलस की स्ट्रक्चर यहाँ पे देखने को मिलती है। ठीक है, स्लाइटली कर्व्ड स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। जब अपन इसकी मॉर्फोलॉजिकल स्टडी करते हैं तो ये बैक्टीरिया कैसे देखने को मिलता है? स्लाइटली कर्व्ड। इसके बाद में और क्या क्वेश्चन देखने को बनता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इसके सेल वॉल के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे एमसीक्यू बनता है, इसके सेल वॉल में कौन सा एसिड पाया जाता है? ठीक है, तो ट्यूबरकुलोसिस बेसिल जो है अपना बैक्टीरिया है, तो इसके सेल वॉल के अंदर क्या पाया जाता है? माइकोलिक एसिड। ठीक है, ध्यान में रखना है, एग्जाम में पूछा गया है। माइकोलिक एसिड किसमें मिलता है? ट्यूबरकुलोसिस की बैक्टीरिया के सेल वॉल के अंदर हमें देखने को मिलता है। अभी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इससे और क्या बनता है, देखिए इसका ट्रांसमिशन। ट्यूबरकुलोसिस का ट्रांसमिशन कैसे होता है? तो ये एरोसोल की मदद से यहाँ पे ट्रांसमिशन अपने को देखने को मिलता है। ठीक है, ये कुछ ड्रॉपलेट्स यहाँ पे पार्टिकल्स वगैरह बनते हैं, उसकी मदद से यहाँ पे इसका ट्रांसमिशन बनता है। ठीक है, एरोसोल ड्रॉपलेट। ठीक है, तो एक प्रकार क्या इसमें कैसा इन्फेक्शन है? ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है। नेक्स्ट एमसीक्यू क्या बनेगा इससे? साइन सिम्टम से। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या देखने को मिलता है? चेस्ट पेन देखने को मिलता है विथ कफ। पेशेंट को कफिंग होगी, साथ साथ में क्या होगा? चेस्ट पेन होता है पेशेंट को।
प्लस साथ में हीमोपेटाइटिस भी देखने को मिलता है। मतलब क्या हो गया, ब्लडी स्पुटम, जो स्पुटम होता है पेशेंट का उसमें कैसा क्या देखने को मिलेगा, ब्लड मिक्स देखने को मिलता है उसके अंदर। और क्या क्या देखने को मिलेगी, वीकनेस देखने को मिलती है पेशेंट के अंदर, प्लस वेट जो है वो लॉस देखने को मिलता है पेशेंट के अंदर। और साथ साथ में कैसा फीवर रहेगा पेशेंट को, अपने को लो ग्रेड फीवर, जो पेशेंट को लो ग्रेड फीवर भी यहाँ पे देखने को मिलता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या देखने को मिलता है, नाइट टाइम में यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, स्वेट देखने को मिलता है ट्यूबरक्लोसिस वाले पेशेंट में। अभी बात कर लेते हैं इसके डायग्नोसिस के बारे में। काफी इंपॉर्टेंट रहता है इसका डायग्नोसिस भी। डायग्नोसिस के अंदर सबसे पहले क्या आता है, स्क्रीनिंग टेस्ट। स्क्रीनिंग टेस्ट में अपन क्या करेंगे, मोनटॉक्स टेस्ट यहाँ पे परफॉर्म करते हैं, ठीक है। मोनटॉक्स टेस्ट के अंदर क्या करते हैं, प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव हम काम में लेते हैं, ठीक है। उसके बाद में सेकंड वन अपन क्या कर सकते हैं यहाँ पे, ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट या फिर मोनटॉक्स टेस्ट अपन बोल सकते हैं इसको। इसके बाद में अपन क्या कर सकते हैं यहाँ पे, चेस्ट एक्सरे। इसके बाद में क्या कर सकते हैं अपन, स्पुटम स्पुटम माइक्रोस्कोपी, ठीक है। स्पुटम माइक्रोस्कोपी क्या है, कंफर्मेटरी एकदम टेस्ट है, जिसकी वजह से उसके अंदर हमें एसिड एसिड जो फास्ट बेसिलई है वो हमें पता लग सकता है, ठीक है। तो ये कुछ हो गया, बेसिक सी चीजें हैं जो हमें ट्यूबरक्लोसिस के रिगार्डिंग हमें ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, द फर्स्ट लाइन मेडिकेशन फॉर पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस। तो पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस की देखिए दो प्रकार की अपने को ड्रग देखने को मिलती है, फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन। तो देखिए फर्स्ट लाइन के अंदर वो ड्रग आती है जो ओल्ड रहती है, ठीक है, जो पहले डिस्कवर हुई है वो फर्स्ट लाइन। तो यहाँ पे रिफाम्पिसिन बाकी सबसे फर्स्ट लाइन ड्रग के कैटेगरी के में अंदर आती है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या करेक्ट हो जाएगा, रिफाम्पिसिन। अभी हम बात कर लेते हैं टोटल जो है हमें दो कैटेगरीज के अंदर ड्रग देखने को मिलती है, उनसे क्वेश्चन बनते हैं, उनके बारे में थोड़ा अपन पढ़ लेते हैं। सबसे पहले अब हम बात कर लेते हैं फर्स्ट लाइन ड्रग की। तो देखिए फर्स्ट लाइन ड्रग के लिए एक मिनोमिक बनाया गया है, कौन सा है, प्रिस्ट, ठीक है। प्रिस्ट आप सभी ने सुना होगा, प्रिस्ट किसको कहते हैं, तो प्रिस्ट नाम से एक मिनोमिक है। तो देखिए पी से हमें क्या देखने को मिल जाएगा, पायराजिनामाइड। आर से रिफाम्पिसिन। आई से आइसोनियाजिड। ई से इथाम्बुटोल। एस से एस और टी से क्या हो जाएगा, स्ट्रेप्टो माइसिन, ठीक है। अब देखिए ये तो हो गई हमारी कौन सी लाइन, फर्स्ट लाइन ड्रग हो गई है, ठीक है। अब इनके ना कुछ हर ड्रग के कुछ साइड इफेक्ट आते हैं। साइड इफेक्ट एग्जामिनर पूछता है कि एग्जाम के अंदर, तो साइड इफेक्ट के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले अपनी ड्रग कौन सी थी, पायराजिनामाइड। तो देखिए पायराजिनामाइड क्या कर देता है, यूरिक एसिड के हमारी बॉडी में यूरिक एसिड के लेवल को बढ़ा देता है, ठीक है। अब अगर हमारी बॉडी में जब यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाएगा तो एक डिजीज कंडीशन होती है, उसको हम क्या कहते हैं, गाउट, ठीक है। तो गाउट की कंडीशन कौन करवा सकता है, पायराजिनामाइड ड्रग, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, यूरिक एसिड का लेवल इंक्रीज हो रहा है। तो देखिए गाउट से एक क्वेश्चन बनता है, गाउट के अंदर क्लासिकल साइन क्या क्या देखने को मिलता है, इसके अंदर टॉफी क्रिएट हो जाती है, ठीक है। इसके अंदर टॉफी क्रिएट हो जाना मतलब क्या हो जाता है, गाउट की आर्थराइटिस बोलते हैं इसको हम, ठीक है। टॉफी मींस यूरिक एसिड क्रिस्टलाइजेशन होके एक जगह पे डिपॉजिट होके वहां पे एक स्वेलिंग कर देती है उस जॉइंट का। लाइक सबसे पहले इसमें कहाँ पे होता है, ग्रेटर टोए के अंदर, पैर का जो गटर टो है वहां पे सबसे पहले टॉफी क्रिएट होती है गाउट की आर्थराइटिस के कंडीशन के अंदर, ठीक है। ज्यादा डीप नहीं जाएंगे, बहुत बड़ा टॉपिक है गाउट भी, क्वेश्चन काफी बनते हैं इससे भी। दूसरा दूसरा मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है, रिफाम्पिसिन, ठीक है। सबसे पहले इससे क्या क्या क्वेश्चन बनता है, मोस्ट इफेक्टिव टीबी ड्रग कौन सी है, तो एग्जाम में क्या आएगा, आपका आंसर क्या होना चाहिए, रिफाम्पिसिन। तो देखिए रिफाम्पिसिन से क्या साइड इफेक्ट आता है, साइड इफेक्ट इसमें क्या देखने को मिलता है, रेड ऑरेंज कलर सीक्रेशंस हमें देखने को मिलते हैं रिफाम्पिसिन से। इसके बाद में आइसोनियाजिड, आइसोनियाजिड क्या है, मोस्ट टॉक्सिक ड्रग ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस के ट्रीटमेंट में अगर मोस्ट टॉक्सिक ड्रग का पूछा है आपको तो क्या ध्यान में रखना है, आइसोनियाजिड, ठीक है। आइसोनियाजिड का क्या साइड इफेक्ट होता है, ये क्या कोज करवाता है,
पेरिफेरल न्यूराइटिस कोज करवाता है, ठीक है। इसलिए आइसोनियाजिड के साथ में हम क्या देते हैं, विटामिन B6 हमें जो है वो प्रोवाइड करवाते हैं, ताकि ये पेरिफेरल न्यूराइटिस कोज नहीं करवाए। ओके, इसके बाद में मोस्ट इंपोर्टेंट ड्रग नेक्स्ट कौन सी आती है, इथाम्बुटोल। तो देखिए इथाम्बुटोल क्या करती है, विजुअल यहाँ पे प्रॉब्लम्स कोज करती है इथाम्बुटोल, ठीक है। तो अब विजुअल प्रॉब्लम हो गया, कलर ब्लाइंडनेस देखने को मिलता है पेशेंट के अंदर। विजुअल प्रॉब्लम भी कौन सा, कलर ब्लाइंडनेस। तो कलर ब्लाइंडनेस मिल रहा है तो लेस देन 5 ईयर वाले बच्चों में ये क्या रहती है, कॉन्ट्रा इंडिकेट रहती है, ध्यान में रखना। इसके बाद में क्या आता है, स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन क्या करवाता है, ऑटो टॉक्सिसिटी, ठीक है। ध्यान में रखना, सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है लेंथी हो गया, तो इसका मतलब ये नहीं कि अपन इसको स्किप करके आगे बढ़े, बट सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं, तो हो आगे आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। इसलिए सारा कुछ एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। साथ साथ आप नोट्स बनाते जाइएगा ताकि आपके रिवीजन में हेल्प रहेगा। ओके, तो ये कुछ अपनी रही अपनी कौन सी, फर्स्ट लाइन ड्रग्स और फर्स्ट लाइन ड्रग के मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट जो हर एग्जाम में, ट्यूबरक्लोसिस ड्रग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ट्यूबरक्लोसिस, उससे एग्जामिनर क्वेश्चन बनाता ही बनाता है। इधर हम बात कर लेते हैं क्या, हमारी सेकंड लाइन की बात में। सेकंड लाइन के अंदर अपन केवल ड्रग्स का नाम ही देखेंगे, क्योंकि ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम्स के अकॉर्डिंग, बट इनका नाम पूछते हैं। सेकंड लाइन की फर्स्ट ड्रग कौन सी होती है, कानामाइसिन, एमिकासिन, और इसके बाद में क्या हो सकती है, PAS। PS की फुल फॉर्म एक बार पूछी गई थी एग्जाम में, पैरा एमाइनो सिलिसाइक्लिक एसिड, ठीक है। तो ये सब एक और होती है कैप्रोमाइसिन, कैप्रियोमाइसिन, ठीक है। तो ये कुछ ड्रग है जो कौन सी कैटेगरी में आती है, सेकंड लाइन ड्रग ऑफ द ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है। तो अपना फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, रिफाम्पिसिन, जो हमें क्वेश्चन के ऑप्शन में दिया गया था। नेक्स्ट MCQ है हमारा आज का, ए क्लाइंट इज एडमिटेड विथ कंप्लेंट ऑफ चेस्ट पेन। चेस्ट पेन की कंप्लेंट हो रही है क्लाइंट को, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग ऑर्डर शुड द नर्स क्वेश्चन, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग, इनमें से कौन सी ड्रग है जिसको क्या किया गया है, ऑर्डर किया गया है, और नर्स उसके लिए क्या कर रही है, क्वेश्चन कर रही है कि हाँ आपको शायद ये ड्रग नहीं देनी चाहिए, या फिर क्या सच में ये ड्रग देनी है। लाइक कौन सी ऐसी ड्रग है जो चेस्ट पेन के केस में हम काम में नहीं लेते हैं, ठीक है। ऑप्शन हमारे पास में क्या है, नाइट्रोग्लाइसरीन, एम्पिसिलिन, प्रोप्रानोलोन, या फिर वेरापामिल। कौन सी ड्रग को हम काम में नहीं लेते हैं चेस्ट पेन के लिए। तो देखिए अपन बात कर लेते चेस्ट पेन की, ठीक है। चेस्ट पेन अगर किसी पेशेंट को हो रहा है तो इसको हम क्या बोलते हैं, एंजाइना पेक्टोरिस, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, एंजाइना, ठीक है। अपन अगर वन वर्ड में अपन इसको बोलें तो एंजाइना। एंजाइना मीन्स चेस्ट पेन। पेक्टोरिस, पेक्टोरालिस मेजर हमारी एक मसल होती है, अगर उसके अंदर पेन हो रहा है तो एंजाइना पेक्टोरिस। तो देखिए नर्स को क्या क्या करना, नर्स में क्वेश्चन कर रही है, तो कौन सी ड्रग में क्वेश्चन करेगी, एम्पिसिलिन में, ठीक है। एम्पिसिलिन क्या है, एक प्रकार की एंटीबायोटिक है। तो जब चेस्ट पेन हो रहा है तो हमें पेन किलर को जरा प्रायोरिटी देनी चाहिए। तो यहाँ पे एम्पिसिलिन यहाँ पे करेक्ट होता है आंसर, क्योंकि अगर जो डॉक्टर है वो अगर एम्पिसिलिन प्रिस्क्राइब कर रहा है तो एक प्रकार की एंटीबायोटिक है जो इसमें रिलीफ नहीं करती है, ठीक है। बाकी देखिए नाइट्रोग्लाइसिन के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। तो देखिए नाइट्रोग्लाइसिन मोस्ट इफेक्टिव ड्रग होती है इसमें हमारे किसमें, चेस्ट पेन में, ठीक है। ये क्या करती है, ये होती है वेजो डायलेटर होती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर देती है, ब्लड सप्लाई हार्ट तक अच्छी कर देती है, ठीक है। हार्ट की जो वेसल्स है उसके अंदर ब्लड सप्लाई अच्छी कर देती है। इसके साथ में क्या हो जाएगा, इंक्रीज ऑक्सीजन लेवल भी जो है वो हार्ट को सप्लाई अच्छी तरीके से होगी, तो यहाँ पे जो मसल्स के अंदर जो है या फिर जो चेस्ट पेन की कंडीशन है वो सबसाइड होने की संभावना रहती है, ठीक है। इसलिए नाइट्रोग्लाइसिन को हम काम में लिया जाता है। तो देखिए इसका रूट क्या रहता है, ये क्वेश्चन बनता है। नाइट्रोग्लाइसिन का मोस्ट कॉमन रूट जो है वो कौन सा है, सब लिंगुअली अपन इसको क्या करते हैं, एडमिनिस्टर करते हैं। क्यों करते हैं सब लिंगुअली, क्योंकि इसका क्या रैपिड एब्जॉर्ब हो जाता है सब लिंगुअली यहाँ पे, ठीक है। इसलिए इसको सब लिंगुअली दिया जाता है। और इसकी देखिए डोज भी एग्जाम में कई बार पूछी जाती है, तो डोज कितने रखते हैं अपन, 0.4 mg से अपन इसकी डोज को स्टार्ट करते हैं, ठीक है।
और ये इसके बारे में और क्या क्वेश्चन बनता है, रिपीट एवरी 5 मिनट से हमें क्या करना है, इसको रिपीट करनी है। लाइक जब हमने फर्स्ट डोज दी, ठीक है, उससे अगर पेन सबसाइड नहीं हुआ तो नेक्स्ट 5 मिनट में सेकंड डोज देनी है और उस नेक्स्ट 5 मिनट में थर्ड डोज देनी है, ठीक है। आफ्टर 15 मिनट यहाँ पे जो पेशेंट को है तब तक उसको इमरजेंसी सिनेरियो के अंदर यहाँ पे पहुंचा देना चाहिए। जब पेशेंट को नाइट्रोग्लाइसिन दे रहे होते हैं, हो सकता है अब उसको एमआई का कुछ अटैक आया हो या फिर उसको, ओके। तो अब देखिए दूसरी ड्रग कौन सी हमारे पास में है, प्रोप्रानोलोन। तो देखिए प्रोप्रानोलोन क्या है, बीटा बीटा ब्लॉकर है, ठीक है। तो ये भी एक प्रकार से चेस्ट पेन के अंदर हम काम में ले सकते हैं। इसके आगे देखिए वेरापामिल। तो वेरापामिल क्या है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है। तो इसको भी हम क्या कर सकते हैं, यूज में ले सकते हैं, जबकि एम्पिसिलिन का यहाँ पे कोई भी यूज नहीं हमें देखने को मिलता है। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू हमारा आज का, ट्रीटमेंट ऑफ ल्यूकेमिया इज, ठीक है, ल्यूकेमिया क्या होता है, उसके लिए कौन सा ट्रीटमेंट हमें देना होता है, ठीक है। ल्यूकेमिया क्या है, एक प्रकार का एबनॉर्मल ग्रोथ इनटू ब्लड सेल्स इज कॉल्ड ल्यूकेमिया। अगर सिंगल लैंग्वेज में अपने को बात करनी है तो ये क्या है, ब्लड का कैंसर है, इसको हमने क्या बोल दिया, ल्यूकेमिया। अब इसके लिए ट्रीटमेंट की बात हो रही है तो कौन सा ट्रीटमेंट हम प्रोवाइड कराएंगे, रेडिएशन थेरेपी देंगे या फिर एर्गोट थेरेपी देंगे या फिर सर्जरी करेंगे या फिर कीमोथेरेपी देंगे, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, आंसर पे बात करते हैं। तो इसका आंसर जो रहेगा वो रहेगा कीमोथेरेपी, ठीक है। तो ऐसे केसेस के अंदर हमें क्या करना है, कीमोथेरेपी करना है, ठीक है। तो अब देखिए ऑप्शन में क्या दिया गया, रेडिएशन थेरेपी। रेडिएशन थेरेपी क्यों नहीं की, क्योंकि ब्लड जो है वो हर सेल में, हर टिश्यू में, हर ऑर्गन में फैला हुआ रहता है, तो इसके लिए रेडिएशन देना कोई एक इफेक्टिव ट्रीटमेंट नहीं है। रेडिएशन थेरेपी वहां काम आती है जब कोई पर्टिकुलर ऑर्गन है और अभी तक वहीं पे केवल क्या है, कैंसर डेवलप हो चुका है, तो उसके लिए रेडिएशन थेरेपी इम्प्लांट हम कर देते हैं पेशेंट की बॉडी में, वहां काम आती है। अर्गोट थेरेपी, अर्गोट थेरेपी किसके लिए काम आती है, पोस्टपार्टम हेमरेज को ट्रीट करने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, अर्गोट थेरेपी, इसको हम काम में लेते हैं। सर्जरी, ब्लड कैंसर में सर्जरी कोई इफेक्टिव यहाँ पे यूज नहीं है, जबकि कीमोथेरेपी हम यहाँ पे इफेक्टिव, यहाँ पे ट्रीटमेंट होता है ल्यूकेमिया किससे, कीमोथेरेपी से। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारा, सफलिंग गेट इज ऑब्जर्व इन, ठीक है। सफलिंग गेट है, लाइक गेट, देखिए गेट क्या होता है, अपनी बॉडी का मूवमेंट, ठीक है। अब बॉडी का मूवमेंट अगर सफलिंग हो रहा है, ठीक है, अगर सफलिंग जैसा मूवमेंट हो रहा है तो ये कौन सी कंडीशन में हमें ऑब्जर्व होता है। ऑप्शन क्या है, जोवेनाइल आर्थराइटिस, मल्टीपल माइलोमा या फिर पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज या फिर पार्किंसोनिज्म। सफलिंग गेट कौन सी डिजीज कंडीशन में देखने को मिलता है या फिर कौन सी कंडीशन में सफलिंग गेट हमें देखने को मिलता है। देखिए सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे गए हैं, तो ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, आपको आना चाहिए इसका आंसर। अगर आपने हमारी प्रीवियस क्लासेस ली है तो उसके अंदर मैंने ऐसा ही कुछ मिलता जुलता क्वेश्चन आंसर करवाया हुआ है। अगर मेरी कुछ एमसीक्यू क्लासेस जो पहले की ली गई है, आपने देखा होगा चैनल को, तो देखिए सफलिंग गेट, सफलिंग गेट किस में देखने को मिलता है, पार्किंसोनिज्म के अंदर सफलिंग गेट जो है वो देखने को मिलता है, ठीक है। अब थोड़ी बात कर लेते हैं अपन पार्किंसोनिज्म की, काफी इंपॉर्टेंट है पार्किंसोनिज्म, ठीक है। ये जो सेशन है वो आईजीपीजीआई के लिए और पीजीआई के लिए, दोनों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनते हैं इस टॉपिक में से। पीजीआई तो काफी इंपॉर्टेंट रहता है पीजीआई के अंदर, जैसे साइकेट्रिक हो गई और ओबीजी हो गया और हमारा ये एमएसएन, ठीक है, इनको काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है, जो ध्यान में रखना। बात करते हैं पार्किंसोनिज्म की। तो देखिए पार्किंसोनिज्म क्या है, एक प्रकार की न्यूरो न्यूरो डिजनरेटिव डिसऑर्डर है, ठीक है। पार्किंसन पार्किंसन डिजीज क्या है, एक न्यूरो डिजनरेटिव डिसऑर्डर है। इसके अंदर क्या होता है, डिग्रेडेशन ऑफ डोपामिनर्जिक न्यूरो ट्रांसमीटर। यहाँ पे क्या होता है, डोपामिन का लेवल बॉडी में कम हो जाता है जिस पेशेंट को पार्किंसन होता है। अब ये क्यों होता है, ड्यू टू डैमेज इनटू बेसल गैंग्लिया, ठीक है। बेसल गैंग्लिया के अंदर, सब्सटेंसिया नाइग्रा के अंदर
ठीक है, तो यहीं से क्या होता है, अपनी बॉडी में डोपामिन बनता है। अब जब पार्किंसन डिजीज में क्या है, क्रोनिक यहाँ पे न्यूरो डिजनरेटिव डिजीज है, तो अगर यहाँ पे अगर डिजनरेशन की कंडीशन हमें देखने को मिलती है इनमें, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसकी वजह से क्या हो रहा है, डिग्रेशन देखने को मिलता है, डिक्रीज देखने को मिलता है लेवल किसका, डोपामिन का। तो ये कंडीशन जो है वो अराइज होती है। ठीक है, अब इसी के साथ में देखिए एक और इम्पोर्टेंट एमसीक्यू बनता है। क्या बनता है, जब डिग्रेडेशन हो रहा होता है तो यहाँ पे क्या होता है, एक प्रकार की साइटोप्लाज्म के अंदर कुछ बॉडीज हमें देखने को मिलती है। इन बॉडीज को हम क्या बोलते हैं, लेवी बॉडीज। ठीक है, एक बार एग्जाम में पूछा गया था लेवी बॉडीज कौन सी डिसऑर्डर में देखने को मिलती है, तो ये क्या है, पार्किंसन डिसऑर्डर के अंदर लेवी बॉडीज देखने को मिलती है जब अपन माइक्रोस्कोपी स्टडी करते हैं तो। ठीक है, अब इसके बारे में देखिए और क्या क्या क्वेश्चन बनता है। डोपामिन का लेवल कम हो गया तो हमारी बॉडी में क्या क्या साइन सिम्टम देखने को मिलेंगे। सबसे पहले तो पिल रोलिंग ट्रेमर्स जो है वो पेशेंट के अंदर देखने को मिलते हैं। इसके बाद में सफलिंग गेट देखने को मिलता है। ठीक है, अपन नॉर्मल कंडीशन में पेशेंट एकदम स्ट्रेट रहता चलता हुआ, बट पार्किंसन डिजीज के अंदर पेशेंट का जो है वो फॉरवर्ड मूवमेंट जो है वो लीन फॉरवर्ड मूवमेंट यहाँ पे देखने को मिलता है पेशेंट के अंदर, इसको हम क्या बोलते हैं, सफलिंग गेट। और क्या देखने को मिलता है यहाँ पे पेशेंट के अंदर, स्टिफनेस, साथ साथ में ब्रेडिकाइनेसिया, माइक्रोग्राफिया, मास्क लाइक फेस, ये सब चीजें जो साइन सिम्टम जो है वो पार्किंसन वाले पेशेंट में देखने को मिलता है। और देखिए इसके लिए अब क्या है, ट्रीटमेंट के अंदर हम क्या करते हैं, दो ड्रग देते हैं। कौन सी, एक हो गई हमारी कार्बिडोपा प्लस लीवोडोपा। ठीक है, कार्बिडोपा और लीवोडोपा दोनों ड्रग को साथ में कॉम्बिनेशन में दिया जाता है। ठीक है, जिसमें लीवोडोपा क्या काम करती है, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करवा के जो है वो डोपामिन के लेवल को ये बढ़ाने का हाल हेल्प करती है। ठीक है, और साथ साथ में ये क्या करती है, डोपामिन का पेरिफेरल एरिया के अंदर एब्जॉर्प्शन जो है वो डिक्रीज करती है ताकि वो प्रॉपर तरीके से ब्रेन तक पहुंच जाए, इसलिए लिवोडोपा को साथ में दिया जाता है कार्बिडोपा के। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है जो हमारे पार्किंसन डिजीज से हमें देखने को मिलता है। इसके बाद में देखिए ऑप्शन नंबर ए में क्या है, जुवेनाइल आर्थराइटिस। ऐसी आर्थराइटिस कंडीशन जो किसमें देखने को मिलती है, चाइल्डहुड एज के अंदर। ठीक है, जैसे जुवेनाइल डायबिटीज मेलिटिस आपने पढ़ा होगा, वैसे ही जुवेनाइल आर्थराइटिस भी होता है। इसके बाद में क्या है, मल्टीपल माइलोमा। तो देखिए मल्टीपल माइलोमा में क्या होता है, प्लाज्मा सेल के अंदर कैंसरियस कंडीशन हमें देखने को मिलती है। प्लाज्मा सेल भी कौन सी, बोन की। ठीक है, जो बोन फॉर्मिंग जो सेल होती है, ठीक है, और जहाँ पे बोन के अंदर जो प्लाज्मा जो सेल्स होती है उसके अंदर क्या होता है, कैंसरियस ग्रोथ होना, वो क्या कहलाता है, मल्टीपल माइलोमा। ठीक है, ये किसकी वजह से हो रहा है, हमारे यहाँ पे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो सकती है, उसकी वजह से देखने को मिलता है। जेनेटिक फैक्टर्स भी इसके अंदर काफी ज्यादा हेल्पफुल रहते हैं। और देखिए मल्टीपल माइलोमा से आपको क्या क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो देखिए मल्टीपल माइलोमा से एक प्रकार का क्या हो गया, बोन के अंदर प्लाज्मा सेल में कैंसर हो रहा है, तो मतलब क्या हो गया, इसके अंदर क्या होता है, बोन कैंसर। ठीक है, मल्टीपल माइलोमा में क्या है, कैंसरियस कंडीशन है जो किसकी है, बोन की है। और मल्टीपल माइलोमा किस किस को अफेक्ट करता है, सबसे पहले अफेक्ट करता है ये बोन को, बाकी किडनी को। ठीक है, साथ साथ में हार्ट को भी ये अफेक्ट करता है। ठीक है, अब देखिए एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा मल्टीपल माइलोमा से, कि मल्टीपल माइलोमा से कौन सा इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस देखने को मिलता है। तो देखिए यहाँ पे बोन के अंदर कैंसरियस ग्रोथ हो रही है, तो यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, हाइपर कैल्सीमिया। ठीक है, हाइपर कैल्सीमिया की कंडीशन किसमें देखने को मिलती है, मल्टीपल माइलोमा के अंदर। और देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है मल्टीपल माइलोमा से, मल्टीपल माइलोमा से एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि इसके डायग्नोसिस से क्या डायग्नोसिस करते हैं अपन इसके अंदर, बेंस बेन जोन्स प्रोटीन हम देखते हैं। ठीक है, बेन जोन्स प्रोटीन का हम ऐसे टेस्ट करते हैं, तो ये टेस्ट क्या होता है कि नॉर्मली ये नेगेटिव रहती है, बेन जोन्स प्रोटीन जो है हमें देखने को नहीं मिलती है, बट मल्टीपल माइलोमा वाले पेशेंट के अंदर जो अपन यूरिन का अपन टेस्ट करते हैं उसके अंदर प्रोटीन हमें देखने को मिलती है। ओके, ये किसमें देखने को मिलती है, मल्टीपल माइलोमा में। अभी मूव कर एक और ऑप्शन सी में, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज। तो ठीक है, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज को शॉर्ट में हम क्या बोलते हैं, पीआईडी। ठीक है, तो ये कंडीशन के अंदर क्या होता है, फीमेल के अंदर क्या होता है, इसके अंदर बर्निंग यूरिनेशन होता है, अगर इन्फेक्शन हो रहा है तो डब्ल्यूबीसी का लेवल भी यहाँ पे इंक्रीज देखने को मिलता है। तो ठीक है,
सफलिंग गेट किसमें देखने को मिलता है? पार्किंसन डिजीज में या फिर पार्किंसोनिज्म में। और एक और एमसीक्यू बनता है, देखिए उसको हम क्या बोलते हैं? वार्डिंग गेट, ठीक है, वार्डलिंग गेट। तो ये किसमें देखने को मिलता है? प्रेग्नेंट प्रेग्नेंट फीमेल में, ठीक है। प्रेग्नेंट फीमेल में क्या होता है, यहाँ पे उसका जो यूट्रस की साइज बड़ी होती है बेबी की वजह से, तो उसका जो गेट है वो ऐसा हो जाता है, ठीक है। उसका यहाँ पे यूट्रस और उसकी जो यहाँ पे कर्वेचर ऐसा हो जाता है, उसको हम बोलते हैं वोल्डिंग गेट। सपलिंग गेट में क्या होता है? फॉरवर्ड मूवमेंट हो जाता है, और यहाँ पे बैकवर्ड मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा फीमेल्स के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं? वॉडलिंग गेट, ठीक है। किसमें देखने को मिलता है? प्रेग्नेंट फीमेल में। एमसीक्यू बने हुए दोनों से ध्यान में रखना, आगे भी आ सकता है। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारा, द क्लाइंट विथ वेरिसेला will most likely have an order for which category of medication? एंटीबायोटिक्स, पायरेटिक्स, एंटीवायरल या फिर एंटीकोगुलेंट्स। देखिए एक क्लाइंट है, उसको क्या हो रखा है? वेरिसेला से उसको प्रॉब्लम हुई है, डिजीज कंडीशन हुई है, तो कौन सी हो सकती है इसके अंदर? वेरिसेला किसका पॉजिटिव एजेंट है? चिकन पॉक्स का, ठीक है। वेरिसेला जोस्टर किसका है? चिकन पॉक्स का। तो एक प्रकार का क्या है? वायरल डिजीज है, ठीक है। तो अब देखिए क्या पूछा है, मोस्ट लाइकली हैव एन ऑर्डर फॉर विच कैटेगरी ऑफ मेडिकेशन। तो देखिए इस कंडीशन में कौन सी कैटेगरी ऑफ मेडिकेशन यूज में आएगी? तो ऑप्शन में हमारे पास में क्या है? एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक तो हम किस में देते हैं? बैक्टीरियल डिजीज में, ठीक है, तो एंटीबायोटिक तो नहीं आएगी। एंटीपायरेटिक तो फीवर में देते हैं, बट फीवर से इसका कोई फीवर आता है, बट यहाँ पे क्या हो रहा है? वायरल डिजीज है। वायरल डिजीज का जब तक ट्रीटमेंट नहीं होगा तब तक फीवर कंटिन्यू रहेगी। तो यहाँ पे क्या देंगे? एंटीवायरल ड्रग्स के हम प्रोवाइड करवाते हैं। एंटीवायरल ड्रग कौन कौन सी होती है? एसाइक्लोविर, ओसेल्टामावीर, ठीक है। इस प्रकार की कुछ ड्रग है जिसके पीछे वी आई आर मीन्स वायरल। तो और भी कैटेगरी की ड्रग आती है, बट समझने के लिए ये दो ड्रग आपके ध्यान में रखना है। एंटीकोगुलेंट्स ड्रग किसमें काम आते हैं? ब्लड के कोगुलेशन को रोकने के लिए। एंटीकोगुलेशन, कोगुलेशन के अपोजिट जो एक्शन करे वो आती है एंटीकोगुलेशन, जैसे हिपेरिन हो गई, वारफेरिन हो गई, तो ये एंटीकोगुलेंट। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट एमसीक्यू, ए कॉमन नर्सिंग डायग्नोसिस फॉर ऑल पेशेंट विद एन इलियोस्टोमी, ठीक है, इज। एक कॉमन नर्सिंग डायग्नोसिस है जो हर पेशेंट में देखने को मिलता है, अगर पेशेंट किसका है? इलियोस्टोमी उस पेशेंट का परफॉर्म कर दी गई है। ऑप्शन क्या है? डिस्टर्ब बॉडी इमेज देखने को मिलेगा, एक्सेसिव फ्लूइड वॉल्यूम देखने को मिलता है, कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलेगा, या फिर डिलेड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इलियोस्टोमी क्या होता है? इलियोस्टोमी क्या होता है? जो इलियम जो रीजन है, इलियम रीजन के पास में यहाँ पे क्या कर दी गई है? ओपनिंग कर दी गई है, ठीक है। इलियम के बाद में यहाँ से अपनी लार्ज इंटेस्टाइन स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो इलियम से ही ओपनिंग कर दी गई है। ओस्टोमी मतलब ओपनिंग होना, एक्टोमी मतलब कटिंग होना, ठीक है। तो यहाँ पे ओपनिंग कर दी गई है किसकी? इलियम रीजन की। तो वहीं से क्या कर रहे हैं? फीकल मैटर को या फिर वहीं से भी जो वेस्ट मैटर है उसको बाहर निकाल रहे हैं। तो देखिए इसके लिए मोस्ट कॉमन डायग्नोसिस क्या होगा नर्सिंग का? तो देखिए जब कभी भी इलियोस्टोमी परफॉर्म की जाती है तो क्या देखने को मिलता है? एक तो फ्लूइड लॉस देखने को मिलता है, तो एक्सेस फ्लूइड वॉल्यूम तो नहीं होगा। उसके बाद में क्या देखने को मिलता है? यहाँ पे डायरियल कंडीशन भी नहीं देखने को मिलती है, मीन्स कॉन्स्टिपेशन नहीं देखने को मिलता है। क्यों नहीं देखने को मिलता है? क्योंकि यहीं से जो है वो वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकल जाता है। तो कॉन्स्टिपेशन कब होता है? जब लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर फ्लूइड जो फीकल मटेरियल का एक्यूमुलेशन होना, तो वो देखने को मिलता है। तो कॉन्स्टिपेशन की कंडीशन भी यहाँ को नहीं देखने को मिलती है। साथ में क्या देखने को मिलता है? डिलेड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो सकता है देखने को मिले, बट इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो, बट ये डिलेड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कॉमन किसमें नहीं है? एडल्ट पेशेंट्स के अंदर, ठीक है। अगर एडल्ट पेशेंट के अंदर आपने इलियोस्टोमी कर दी है तो उसमें तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो चुका है, बट बच्चों में हो तब तो ठीक है, ये हो सकता है, बट बच्चों में एडल्ट में कॉमन नहीं है। कॉमन किस में है? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। जब कभी किसी पेशेंट में अपन इलियोस्टोमी करते हैं तो वहां पे क्या होती है? उसकी बॉडी इमेज वहां पे डिस्टर्ब होती है, जो हर पेशेंट में देखने को मिलता है। यहाँ पे क्या होता है? इलियोस्टोमी करने के बाद में पाउच अप्लाई किया जाता है, पाउच की वजह से उसको बॉडी इमेज जो उसकी डिस्टर्ब देखने को मिलती है। पाउच को उसको एम्प्टी करना होता है, जब वो 2/3 फिल हो जाता है, ठीक है, और पाउच की केयर भी करनी होती है। तो इस प्रकार से उसकी जो बॉडी इमेज है वो डिस्टर्ब होती है। तो ये एक मोस्ट कॉमन यहाँ पे डायग्नोसिस की कंडीशन में देखने को मिलता है। और देखिए दूसरा इंपॉर्टेंट क्या क्वेश्चन बनता है, अगर किसी पेशेंट को इलियोस्टोमी कर दी गई है तो उसको डाइट कैसे देनी है? एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि डाइट कैसे देनी है, तो लो गैसियस फूड, या फिर अपन बात कर सकते हैं अवॉइड
लो और अवॉइड गैसियस फूड, जैसे फूड जो गैसेस प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, उनको क्या करना है यहाँ पे अवॉइड करना है। बाकी अपन नॉर्मल डाइट दे सकते हैं, बट जो गैसियस फूड है उनको यहाँ पे अवॉइड करना होता है, ठीक है। साथ साथ में यहाँ पे स्टोमा बना दिया जाता है। स्टोमा की वजह से भी उसकी स्टोमा केयर करनी होती है। स्टोमा नॉर्मली रेडिश पिंकिश नेचर का होता है, इसका डायलेशन मैनेज मेजर करना होता है, वो देखना होता है। तो ये सब चीजें होने की वजह से उसकी जो इमेज है पर्सन की, वो यहाँ पे डिस्टर्ब हो जाती है। इस वजह से कॉमन नर्सिंग डायग्नोसिस फॉर ऑल पेशेंट विद एन इलियोस्टोमी इज डिस्टर्ब बॉडी इमेज। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारा, सेंसलेस रिपीटेशन ऑफ सेम वर्ड फ्रेजेस अवर एंड अवर अगेन इज नोन एज। ठीक है, क्या पूछा गया आपसे? सेंसलेस रिपीटिशन, कोई भी वर्ड का, कोई भी फ्रेजेस का यहाँ पे क्या हो रहा है? रिपीटेशन हो रहा है, बार बार उसको बोला जा रहा है, और वो क्या है? सेंसलेस है, उसका कोई मीनिंग नहीं हो रहा वहां पे, वो बस कंटिन्यू बोले जा रहा है। इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? अवर एंड अवर इज नॉन एज। इस कंडीशन को हमने क्या कहा? वर्बिटेशन, ट्रांस, इकोप्रेक्सिया, या फिर ब्रॉडकास्टिंग। देखिए, इसको हम क्या कहते हैं? वर्बिग्रेशन। वर्बिग्रेशन मीन्स रिपीट करना बार बार में किसी वर्ड को, उसको हम बोलते हैं वर्बिग्रेशन। ठीक है, तो ये सब किसके अंदर पढ़ते हैं अपन? ये कंडीशन पढ़ते हैं स्टीरियोटाइप एक्टिविटीज के अंदर हम ये सब चीजें पढ़ते हैं। तो इसी का एक टाइप क्या है? वर्बिग्रेशन। वर्बिग्रेशन मीन्स अपन सेंसलेस, अपन क्या करते हैं? किसी भी वर्ड को कंटिन्यूअसली टॉकिंग करते रहते हैं, बोलते रहते हैं उसके बारे में। तो ये क्या हो गया? वर्बिग्रेशन। दूसरा क्या है? ट्रांस। दूसरा क्या है अपने पास में? ट्रांस। तो ट्रांस एंड पोजीशन, ठीक है, ट्रांस एंड पोजीशन एक इस प्रकार की कंडीशन होती है जिसके अंदर जो साइकेट्रिक पेशेंट होता है उसको ऐसा फील होता है कि उसके अंदर कोई और पर्सन ने उसके अंदर आ गए हैं वो, और वो कुछ उसको करने के लिए बोल रहे हैं। ठीक है, ऐसी जो सिचुएशन आती है किसी पर्सन के अंदर, उसको हम बोलते हैं ट्रांस एंड पोजीशन। ठीक है, उसके बाद में इकोप्रेक्सिया। इकोप्रेक्सिया मीन्स क्या हो जाता है? प्रेक्सिया मतलब क्या हो जाता है? मूवमेंट। ठीक है, बॉडी का मूवमेंट जो कंटिन्यूअसली रिपीटिव मैनर के अंदर देखने को मिलता है उसको हम बोलते हैं इकोप्रेक्सिया। ठीक है, एक वर्ड और होता है इकोलेलिया और इकोप्रेक्सिया। नेक्स्ट होता है ब्रॉडकास्टिंग। ब्रॉडकास्टिंग मीन्स क्या होता है? थॉट ब्रॉडकास्टिंग। ठीक है, इसकी क्या टर्म है? थॉट ब्रॉडकास्टिंग। तो ऐसे जो सिजोफ्रेनिया वाले पेशेंट होते हैं उनको ऐसा लगता है कि उनके जो थॉट्स हैं वही हर जगह ब्रॉडकास्ट किए गए हैं, उसके ही थॉट सब जगह बताए जा रहे हैं। तो ये सब चीजें किसमें देखने को मिलती है? थॉट ब्रॉडकास्टिंग के अंदर। तो सेंसलेस रिपीटेशन ऑफ सेम वर्ड किसमें आता है? वर्बिग्रेशन के अंदर। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारा, ए फुल टर्म मेल हैज हाइपोस्पीडियासिस। एक फुल टर्म मेल है जिसका टर्म डिलीवरी हुई है, उसको क्या हुआ? हाइपोस्पीडियासिस हुआ है। विच स्टेटमेंट डिस्क्राइब हाइपोस्पीडियासिस? कौन सा स्टेटमेंट है वो डिस्क्राइब करता है हाइपोस्पीडियासिस होता है? द यूरेथ्रल ओपनिंग इज एब्सेंट। यूरेथ्रल ओपनिंग वहां पे एब्सेंट है। द यूरेथ्रा ओपन्स ऑन द डोर्सल साइड ऑफ द पेनिस। जो यूरेथ्रा ओपन हो रही है वो कहाँ हो रही है? पेनिस के डोर्सल साइड में। या फिर द पेनिस इज शॉर्टन देन यूजुअल। पेनिस की साइज है जो क्या है? शॉर्ट है नॉर्मल से। ऑप्शन डी, यूरेथ्रा ओपन्स ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ द पेनिस। तो कौन सी कंडीशन डिस्क्राइब कर रही है हाइपोस्पीडियासिस? आपको यहाँ पे डेफिनेशन पूछी है हाइपोस्पीडियासिस की, तो कौन सी कंडीशन डिस्क्राइब कर रही है? देखिए, हाइपोस्पीडियासिस, हाइपोस्पीडियासिस का मतलब क्या हो गया? यहाँ पे क्या हो रहा है? देखिए, दो टर्म होती है, एक होती है हाइपोस्पीडियासिस, दूसरी क्या होती है? एपिस्पीडियासिस। तो देखिए, इन दोनों कंडीशन एक दूसरे के अपोजिट है। हाइपोस्पीडियासिस, स्पीडियासिस का मतलब क्या होता है? यूरेथ्रल एब्नॉर्मल यूरेथ्रल ओपनिंग। तो हाइपोस्पीडियासिस कहाँ होता है? वेंट्रल सरफेस में, वेंट्रल सरफेस में। और एपिस्पीडियासिस क्या कहाँ होता है? डोर्सल सरफेस में। ठीक है, नॉर्मली अपन बात करें तो ये क्या अपना पेनिस है, तो इस पेनिस के अपर वाली साइड को अपन क्या बोलते हैं? डोर्सल। डोर्सल मीन्स अगर यहाँ पे अगर ओपनिंग होती है इसको, ये कौन सा हो गया? एपिस्पीडियासिस। एंड लोअर पार्ट में यहाँ पे अगर ओपनिंग होती है इसको, ये कौन सा हो गया इसका? वेंट्रल पार्ट। तो लोअर पार्ट में अगर ओपनिंग होना वेंट्रल पार्ट मीन्स यहाँ पे क्या हो गया? हाइपोस्पीडियासिस हुई है। और एपिस्पीडियासिस अपर पार्ट में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या करेक्ट हो जाएगा? डी जो है वो यहाँ पे एकदम करेक्ट हो जाएगा। और इन दोनों के करेक्शन के लिए एक सर्जरी होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? यूरेथ्रोप्लास्टी। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू हमारा आज का, कपोसी सार्कोमा इज सीन इन। ठीक है, कपोसी सार्कोमा है
वो कौन सी कंडीशंस में हमें देखने को मिलता है? ऑप्शन हमारे पास में ल्यूकेमिया, एड्स, ब्रेन ट्यूमर या फिर ग्लूकोमा। कापोची सार्कोमा इनमें से कौन सी कंडीशन में देखने को मिलता है? जब हमने एड्स के क्वेश्चन सोल्व किए थे तब हमने ये क्वेश्चन पढ़ा था, उसके मैंने आपको रेशनल्स में पढ़ाया था। तो आज ये हमारे पास में क्वेश्चन है। तो देखिए कापोची सार्कोमा जो है वो किसमें देखने को मिलती है? एचआईवी एड्स के कंडीशन के अंदर। जब एचआईवी जो है वो एड्स में कंडीशन में चेंज होता है, उस स्टेज को हम क्या बोलते हैं? एड्स। एड्स मीन्स फोर्थ स्टेज, मीन्स एंड स्टेज होता है एचआईवी का, उसको हम क्या बोलते हैं? एड्स। ठीक है, अपॉर्चुनिटी इन्फेक्शन हो जाना पेशेंट को, बहुत सारे इन्फेक्शन वगैरह कॉज करते हैं, उसको हम बोलते हैं एड्स हो गया पेशेंट को। एचआईवी जब होता है उसको एड्स नहीं बोलेंगे, जब उसकी प्रोग्रेसिव कंडीशन आती है तब उसको एड्स बोलते हैं। तो जब पेशेंट को एड्स होता है तब उसमें क्या होता है? एक प्रकार का स्किन कैंसर देखने को मिलता है। ठीक है, इसको हम बोल सकते हैं स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन का यहाँ पे क्या हो जाता है? कैंसरियस कंडीशन देखने को मिलती है। इसको हम क्या बोलते हैं? कापोची सार्कोमा। किसमें होता है? एड्स वाले पेशेंट में। ठीक है, ग्लूकोमा। ग्लूकोमा के अंदर क्या होता है? आई के अंदर प्रेशर बढ़ जाना, आई के चैम्बर्स जो होते हैं ना उसके अंदर प्रेशर बढ़ जाना, एंगल क्लोजर हो जाना, एंगल ओपन हो जाना। ठीक है, जिसके टाइप्स होते हैं ग्लूकोमा के, तो वो अपन कभी ग्लूकोमा हम जब क्वेश्चन सोल्व करेंगे तब अपन मैं इसको आपको अच्छे से समझा दूंगा। ब्रेन ट्यूमर, एड्स एंड ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया के बारे में हमने क्वेश्चन पढ़ा ही था। ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन में किसी प्रकार का ट्यूमर हो जाना, उसको हम बोलते हैं ब्रेन ट्यूमर। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू हमारा आज का, द ऑब्जर्वेबल टिप ऑफ द आइसबर्ग ऑफ डिजीज रिप्रेजेंट। ठीक है, ऑब्जर्वेबल टिप आपसे पूछा है, ऑब्जर्वेबल टिप ऑफ द आइसबर्ग ऑफ डिजीज रिप्रेजेंट। ऑप्शन क्या है? क्लिनिकली रिकॉग्नाइजेबल केसेस, अननोन केसेस, हिडन केसेस, प्रिवेंटिव केसेस। कौन से केसेस आएंगे जो किसमें है? ऑब्जर्वेबल टिप। देखिए आइसबर्ग फिनोमेना के अंदर क्या होता है? ये एक हमारे पास में सपोज एक जार है हमारे पास में, उसके बाद में क्या है? अंदर हमने पानी भर के रखा है। ठीक है, उसका आधा, उसके अंदर हमने कोई थिंग रखी है, उसका आधा पार्ट बाहर है, आधा पार्ट अंदर है। ठीक है, तो ये हो गया कौन सा? फ्लोटिंग टिप। दूसरा वाला हो गया, ये कौन सा हो गया? सब मर्ज टिप। अब देखिए बीच में एक लाइन है, इस लाइन का एक बार एमसीक्यू बना था, इस लाइन को कहते क्या है? ठीक है, तो ये होता है लाइन ऑफ डिमार्केशन। ठीक है, इस लाइन क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ डिमार्केशन। तो ये अब ये दो पार्ट में डिवाइड करती है, फ्लोटिंग टिप और सबमर्ज टिप। फ्लोटिंग टिप्स के अंदर क्या आते हैं? ऐसे केसेस जो रिकॉग्नाइज हो गए हैं। ठीक है, ऐसे केसेस जिनका डायग्नोसिस हो गया है। ठीक है, ऐसे केसेस जिनका ट्रीटमेंट अभी चल रहा है। तो ऐसे केसेस जिनका पता है तो वो कैसे आते हैं? रिकॉग्नाइज केस। तो आपसे क्या पूछा है? ऑब्जर्वेबल टिप। ऑब्जर्वेबल टिप ऐसी टिप जो आपको दिख रही है, तो वो कौन सी है? फ्लोटिंग टिप है। तो फ्लोटिंग टिप के अंदर क्या आता है? क्लिनिकली रिकॉग्नाइजेबल केसेस किसमें अपन डालते हैं? फ्लोटिंग टिप वाली कैटेगरी के अंदर। सबमर्ज पोर्शन के अंदर क्या आते हैं? हिडन केसेज हैं। हिडन केसेज का मतलब क्या हो गया? अभी जो है वो कैरियर स्टेज के अंदर ही है वो पेशेंट। ठीक है, दूसरा अनरिकॉग्नाइज केस या फिर अनडायग्नोस्ड केस या फिर अनट्रीटेड केस, ये सारे किस में आते हैं? सबमर्ज पोर्शन ऑफ द आइसबर्ग फिनोमेना। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या हो गया? क्लिनिकल रिकॉग्नाइजेबल केसेज किसमें देखने को मिलते हैं? ऑब्जर्वेबल टिप के अंदर। नेक्स्ट एमसीक्यू, ए प्रेग्नेंट क्लाइंट विद अ हिस्ट्री ऑफ एल्कोहल एडिक्शन। एक प्रेग्नेंट क्लाइंट है, उसकी हिस्ट्री क्या रही है? एल्कोहल से वो एडिक्ट थी। शेड्यूल्ड फॉर ए नॉन स्ट्रेस टेस्ट। अब उसको क्या किया गया है? नॉन स्ट्रेस टेस्ट के लिए उसको शेड्यूल किया गया है, द नॉन स्ट्रेस टेस्ट। तो अब ये नॉन स्ट्रेस टेस्ट होता क्या है? ठीक है, ऑप्शन में क्या है हमारे पास में? डिटरमाइन द लंग मेच्योरिटी ऑफ द फीटस। फीटस की लंग मेच्योरिटी को डिटरमाइन करने के लिए टेस्ट करते हैं, या फिर मेजर द एक्टिविटी ऑफ फीटस, या फिर शो द इफेक्ट ऑफ कॉन्ट्रेक्शन ऑन द फीटल हार्ट रेट, या फिर मेजर द न्यूरोलॉजिकल वेलबींग ऑफ फीटस। तो कौन सा टेस्ट है वो? डेफिनेशन है, कौन सी डेफिनेशन है वो किसकी? नॉन स्ट्रेस टेस्ट की है। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं अपन ऑप्शन नंबर ए की, डिटरमाइंस द लंग्स मेच्योरिटी ऑफ द फीटस। तो आप सभी को पता है इसके डिटर्मिनेशन के लिए अपन क्या क्या देखते हैं? एलएस। एलएस मीन्स का क्या हो गया? लेसिथिन स्पिंगोमाइलिन। ठीक है, दोनों स्टेरॉइड नेचर के हार्मोन्स होते हैं, तो इनको हम क्या करते हैं? असेस करते हैं। तो ये क्या होता है? फीटल वेलबींग को असेस करने के लिए काम आते हैं। इनका रेशियो पूछते हैं, तो 2:1 इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछते हैं। अगर ये 2:1 है तो नॉर्मल है, फीटल लंग फुल्ली यहाँ पे मेच्योर है, कोई प्रकार की यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अगर इस रेशियो में कोई प्रकार की प्रॉब्लम आती है तो ये देखने को मिलता है कि हमारे पास में फीटल लंग अभी इमेच्योर है। ठीक है, ये अपने फैटी एसिड्स स्टेरॉइड्स के नेचर के जो रहते हैं, लेसिथिन स्पिंगोमाइलिन,
तो ये क्या करते हैं, लंग्स मैच्योरिटी में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट, तो ऑप्शन नंबर ए तो यहाँ पे इनकरेक्ट हो गया। ऑप्शन नंबर सी क्या है, द इफेक्ट शोज द इफेक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑन द फीटल हार्ट रेट। तो ये तो क्या हो गया, ये होता है क्या, कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेस टेस्ट, इसको हमने क्या बोल दिया, कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेस टेस्ट। इसमें क्या होता है, सबसे पहले मदर को कॉन्ट्रैक्शन दिया जाता है, फिर पेशेंट की जो है वो, फिर बच्चे की जो है वो फीटल हार्ट रेट असेस की जाती है। तो इसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेस टेस्ट। कॉन्ट्रैक्शन देने के लिए क्या देते हैं, उसको हम ऑक्सीटोसिन। ठीक है, आप कंफ्यूज नहीं होना, एग्जाम में पूछा जाता है। अब देखिए ऑप्शन नंबर डी क्या है, मेजर द न्यूरोलॉजिकल वेलबींग। अब न्यूरोलॉजिकल वेलबींग हमें पता लगानी है, तो इसके अंदर अपन क्या देखेंगे, मैटरनल सीरम अल्फा फिटोप्रोटीन अपन देखेंगे। अगर उसका लेवल डिस्टर्ब रहता है तो अपन न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट, एंटीडी, ठीक है, ये सब चीजें अपन स्पाना बाइफिडा, ये सब सारी चीजें अपन आगे देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए हमारा ऑप्शन, लास्ट ऑप्शन क्या बचता है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नॉन स्टेज टेस्ट में क्या करते हैं अपन, केवल और केवल फीटस की जो है वो एक्टिविटी को अपन असेस करते हैं, बिना कोई टेस्ट के अपन जो है वो मॉनिटर करते हैं फीटस की एक्टिविटी को। इसको हम क्या बोल दिए, नॉन स्ट्रेस टेस्ट। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारा, out of the following which comfort device prevent the external rotation of hip of a bedridden patient। एक पेशेंट क्या है, वो क्या है, बेड रिडन है, बेड पे लेटा हुआ है। ठीक है, अब उसके लिए कौन सी कंफर्ट डिवाइस है वो काम में लेगी, इसके लिए प्रिवेंट करना है हिप का एक्सटर्नल रोटेशन का। ठीक है, ये क्या है, हिप है, हिप का ये हो गया इंटरनल रोटेशन, ये हो गया एक्सटर्नल रोटेशन। तो हिप के पास में हम ऐसा क्या रखेंगे जो क्या करेगा, एक्सटर्नल रोटेशन से प्रिवेंट करेगा। तो देखिए ऑप्शन में क्या है, ट्रोकेंटर रोल्स, हैंड रोल्स, ट्रेपेजी बार, या फिर सैंड बैग्स। ठीक है, सैंड बैग्स कहाँ रखते हैं अपन, कहाँ यूज में लेते हैं अपन सैंड बैग का, सैंड बैग अपन लेते हैं प्रेशर अल्सर से प्रिवेंट करने के लिए। सैंड बैग में क्या आते हैं, वाटर एंड यहाँ पे एयर्स के, यहाँ पे सैंड बैग देखने को मिलते हैं, जो किसमें अपन ट्रीट कर सकते हैं, प्रेशर अल्सर से प्रोवाइड, कंफर्ट प्रोवाइड करते हैं अपन। ठीक है, उसके बाद में ट्रेपेजी बार, ट्रेपेजी बार मतलब बेड रिडन पेशेंट है, तो बेड रिडन पेशेंट का अगर बेड को अंदर मूवमेंट करना है उसको, तो कैसे करेगा, वो ट्रेपेजी बार से मूवमेंट करता है। साथ साथ में ट्रेपेजी बार से अपन क्या कर सकते हैं, हैंड को अपन यहाँ पे अलाइनमेंट भी प्रोवाइड करवा सकते हैं, हैंड अलाइनमेंट भी प्रोवाइड कर सकते हैं। हैंड रोल, हैंड रोल्स में क्या एक एक्सरसाइज के लिए आती है, हैंड की एक्सरसाइज के लिए आती है, तो ये हैंड रोल होता है। ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ट्रोकेंटर रोल। अपन यहाँ पे क्या कर देंगे, एक अपन यहाँ पे ट्रोकेंटर रोल अपन यहाँ पे एस्टैब्लिश कर देंगे, ताकि जो है वो देखिए आप सभी को बताया हिप के अंदर क्या होता है, ग्रेटर ट्रोकेंटर एंड लेसर ट्रोकेंटर हमें देखने को मिलते हैं। तो ये इसीलिए अपन क्या करें, ट्रोकेंटर रोल हम यहाँ पे प्लेस कर देंगे, ताकि हिप का जो रोटेशन है वो एक्सटर्नली नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट एमसीक्यू, what is the stage of a tumor if it is of any size with positive or negative lymph node involvement and distance metastasis according to TNM classification। TNM classification के साथ में आपको असेस करना है कि ये वाली जो स्टेज है वो कौन सी स्टेज होती है, फर्स्ट स्टेज, थर्ड स्टेज, सेकंड स्टेज, या फिर फोर्थ स्टेज। इस स्टेज में क्या हो रहा है, एक तो यहाँ पे साइज है, यहाँ पे ट्यूमर की कोई भी साइज है, साथ में पॉजिटिव और नेगेटिव लिम्फ नोड का उसका इन्वॉल्वमेंट देखने को मिल रहा है, साथ में क्या हो रहा है, मेटास्टेसिस भी हो रहा है। तो ये वाली कंडीशन किसमें देखने को मिलती है, देखिए टीएनएम क्लासिफिकेशन होता क्या है। ठीक है, टी से अपन क्या देखते हैं, ट्यूमर साइज को असेस करते हैं, एन से अपन क्या करते हैं, नियर बाय लिम्फ नोड को अपन असेस करते हैं, एंड एम से क्या होता है, मेटास्टेसिस। ठीक है, इस प्रकार से हम क्या करते हैं, हर ट्यूमर को अपन क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं। ठीक है, अब क्लासिफिकेशन की कितनी स्टेज होती है, 4 स्टेज हमें देखने को मिलती है। तो क्लासिफिकेशन की फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, हार्डनेस फील होती है ट्यूमर के अंदर, साथ साथ में क्या होती है, कैप्सुलेटेड होता है ट्यूमर। ठीक है, साथ साथ में वो कैसा रहता है, लोकलाइज्ड रहता है, बट यहाँ पे लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता है। ठीक है, तो ये कैसा हो गया, स्टेज 1। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, लिम्फ नोड का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, पॉजिटिव और नेगेटिव मींस यहाँ पे किसी ना किसी प्रकार से लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट हो गया है, तो ये स्टेज 1 तो नहीं होगी। ऑप्शन बी क्या है, और यहाँ पे स्टेज 1 में क्या होता है, किसी भी एक लोकलाइज सेल के अंदर, ठीक है, लोकलाइज सेल के अंदर, ठीक है, यहाँ पे हो रहा है, तो ये क्या फर्स्ट स्टेज कहलाता है। स्टेज सेकंड में क्या हो गया, ये सारे सिम्टम तो देखने को अंदर मिलेंगे, प्लस यहाँ पे क्या होगा, फुली ऑर्गन, यहाँ पे पूरा जो ऑर्गन है वहाँ का, उसके अंदर कैंसरस कंडीशन हो जाना, उसको हम बोलते हैं सॉरी, उसको हम क्या बोलते हैं, स्टेज सेकंड। ठीक है, स्टेज सेकंड बोलते हैं। अब देखिए स्टेज थर्ड को हमने क्या नाम दिया, स्टेज थर्ड को हमने क्या नाम दिया, सबसे पहले तो
कैटेगरी ए यहाँ पे कंप्लीट होती है, कैटेगरी बी यहाँ पे कंप्लीट होती है, प्लस यहाँ पे क्या होता है, नियर बाई लिम्फ नोड भी यहाँ पे जो है वो अफेक्ट आ जाते हैं। ठीक है, लिम्फ नोड के अंदर भी यहाँ पे कैंसरस कंडीशन फैल जाती है, उसको हम बोलते हैं स्टेज थर्ड। स्टेज थर्ड में क्या हो गया, लिम्फ नोड। अब देखिए स्टेज 4 में क्या हो रहा है, स्टेज 4 में कैटेगरी ए आ जाएगी, कैटेगरी बी आ जाएगी एंड कैटेगरी सी भी आ जाएगी, मतलब स्टेज फर्स्ट सेकंड थर्ड आ जाएगा, प्लस फोर्थ वन में क्या आ जाएगा, मेटास्टेसिस। ठीक है, तो ये वाले कंडीशन जिस आपको क्वेश्चन के अंदर आपको मेटास्टेसिस देखने को मिले बिना सोचे समझे, और आपको अगर ये चीज पता भी रहे तो आप आराम से अपना आंसर लगा सकते हैं पता। इस क्वेश्चन का आंसर कौन क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर डी, स्टेज फोर्थ का यहाँ पे कैंसर फैल चुका है यहाँ पे। ठीक है, और देखिए एक टाइम आती है CA इन C2। ठीक है, CA इन C2 का मतलब क्या हो गया, सेल वॉल के अंदर क्या है, कैंसर है। ठीक है, सेल वॉल के कैंसर है कहाँ पे, बेसमेंट मेम्ब्रेन के अंदर। लाइक ये हमारी सेल वॉल है, तो सेल वॉल के अंदर बेसमेंट मेम्ब्रेन के अंदर ये भी केवल और केवल कैंसर फैला है, वो भी कैसा है, कैप्सुलेटेड एंड कैप्सुलेटेड इन नेचर। इसको हम क्या बोलते हैं, कैंसर इन सिटू। तो कैंसर इन सिटू किस प्रकार की कंडीशन है, प्री, एक प्रकार की क्या है, प्री कैंसरिस स्टेज है। ठीक है, ध्यान में रखना है, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, आ सकता है आपके आगे भी पूछे, नहीं तो फॉर नॉलेज आपको पता होना चाहिए। अगर आपने अगर यहाँ पे ऑप्शन में दे देते हैं यहाँ पे कैंसर इन सिटू, तो मे भी कुछ बच्चे हैं जो लाखों में से 1000 तो इसको करेक्ट करके आ रहे थे, बट अगर उनको पता होगा तो ये करेक्ट नहीं करेंगे। नेक्स्ट MCQ, एन इन्फेंट हु वेट 8 पॉन्ड एट बर्थ। एक बच्चा है, इन्फेंट है, उसका 8 बर्थ पे वेट कितना था, 8 पॉन्ड का उसका वेट था। वुड बी एक्सपेक्टेड टू वेट हाउ मेनी पॉन्ड्स एट 1 ईयर। अब उसका 1 ईयर पे कितना पॉन्ड का वेट होने वाला है, 14 पॉन्ड, 16 पॉन्ड, 18 पॉन्ड या फिर 24 पॉन्ड। देखिए 8 बर्थ पे कितना है, 8 पॉन्ड है, तो देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 1 पॉन्ड में कितना वेट होता है, 454 ग्राम्स। ठीक है, तो देखिए 1 पॉन्ड में क्या कितना हो गया, 454 ग्राम्स आपने वेट होता है। तो देखिए 8 बर्थ पे जितना वेट रहता है उसका डबल कितना, डबल कब होता है, तो डबल होता है वेट 5 to 6 मंथ में। अगर आप दोनों आपके ऑप्शन में देते तो आपको क्या कवर अप करना है, 5 को आपको राइट मानना है। नेक्स्ट ट्रिपल कब होता है, 1 ईयर पे। ठीक है, तो यहाँ पे 8 पॉइंट दिया गया है, इसका ट्रिपल मीन्स 8 इंटू 3 24 पॉइंट्स। ठीक है, तो 1 ईयर पे कितना रहेगा, 24 पॉइंट। ठीक है, अगर यहाँ पे जनरली आपको 3 kg अगर आपको देते तो यहाँ पे 1 ईयर पे कितना वेट हो जाएगा उसका, 9 kg, मतलब ट्रिपल हो जाना 9 kg। नेक्स्ट MCQ हमारा, पेन दैट अकर, पेन दैट कैन अकर इन एम्पुटेटेड पर्सन इज। किसी एम्पुटेटेड पर्सन के अंदर पेन अकर होना, ठीक है, उसको हम क्या क्या कहते हैं, एम्पुटेटेड पर्सन में पार्ट में। ठीक है, एम्पुटेटेड पर्सन के जो पार्ट को एम्पुटेट कर दिया गया है वहां पे अगर पेन हो रहा है, क्वेश्चन को थोड़ा मॉडिफाई करना है हमें। लाइक एम्पुटेटेड पार्ट में किसी पर्सन के पेन हो रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑप्शन ए फैंटम लिम्ब पेन, पोस्ट थेरापेटिक न्यूरेल्जिया, या फिर ट्राइजेमिनल न्यूरेल्जिया, या फिर कोजेल्जिया। कौन सा ऐसा आंसर है वो करेक्ट रहेगा इसके अंदर, इसके अंदर देखो करेक्ट रहेगा वो रहेगा क्या, फैंटम लिम्ब पेन। ठीक है, फैंटम लिम्ब पेन अपन इसको कहते हैं। अब देखिए दूसरा आपको क्या नाम देखने को मिलता है, पोस्ट थेरेपिक न्यूरेल्जिया। तो पोस्ट थेरेपिक न्यूरेल्जिया के अंदर क्या होता है, नर्व पेन हमें देखने को मिलता है ऑपरेशन के बाद में, सॉरी ऑपरेशन के बाद में, ट्रीटमेंट के बाद में उसका नर्व पेन देखने को मिलता है, जो किस कंडीशन के अंदर देखने को मिलता है, सीगेला। ठीक है, सीगेला एक डिसऑर्डर्स होती है, डिजीज कंडीशन होती है, जो किसके द्वारा, किसकी कॉम्प्लिकेशन होती है, कॉम्प्लिकेशन ऑफ चिकन पॉक्स। ठीक है, अगर किसी पर्सन में चिकन पॉक्स है तो उसके अंदर कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है, शीगेला। ठीक है, चिकन पॉक्स किसका पॉजिटिव एजेंट क्या है, वेरिसेला जोस्टर। तो इस कंडीशन के अंदर पोस्ट थेरेपेटिक न्यूरेल्जिया कंडीशन पेन देखने को मिल सकता है। ठीक है, नेक्स्ट ट्राइजेमिनल न्यूरेल्जिया। ट्राइजेमिनल न्यूरेल्जिया के अंदर क्या होता है, जो हमारी 5th नंबर की जो क्रेनियल नर्व है उसका यहाँ पे क्या हो रहा है, पेन देखने को मिलता है। ठीक है, यूनिसाइड। ठीक है, जिस साइड की नर्व के अंदर पेन हो रहा है, मतलब फेस पे होती है, तो फेस में राइट एंड लेफ्ट साइड में जहाँ पे हो रहा है वहाँ पे पेन देखने को मिलता है। ठीक है, पेन कब होता है, कोल्ड एंड हॉट सेंसिटिव हो जाता है वो एरिया, और साथ साथ में क्या होता है उसको पेन देखने को मिलता है। ठीक है, अब देखिए इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है, ड्रग ऑफ चॉइस क्या होती है इसकी, कार्बामाजेपाइन। ठीक है, ध्यान में रखना है, कार्बामाजेपाइन इसको हम ड्रग ऑफ चॉइस है,
साथ साथ में देखिए कार्बामाइजेपाइन का साइड इफेक्ट क्या आता है, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो डिक्रीज डब्ल्यूबीसी, ठीक है, डब्ल्यूबीसी के काउंट को कम करती है क्या, कौन करता है, कार्बामाइजेपाइन। कार्बामाइजेपाइन किसके ड्रग ऑफ चॉइस है, ट्राइजेमिनल न्यूरेल्जिया का, ठीक है। कार्बामाइजेपाइन क्या करवाता है, ल्यूकोसाइटोपिनिया करवाता है। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर ए, कोजेल्जिया। कोजेल्जिया का क्या मतलब होता है, नर्व की रूट के अंदर क्या हो जाना, पेन होना, उसको हम क्या बोलते हैं, कोजेल्जिया, ठीक है। किसी भी पेरिफेरल पार्ट की नर्व रूट के अंदर पेन होना, उसको क्या बोलते हैं, कोजेल्जिया, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए, फैंटम लिम्ब पेन, ठीक है। फैंटम लिम्ब पेन, फैंटम मीन्स क्या हो गया, घोस्ट पेन, इसको हम घोस्ट पेन भी बोलते हैं, लाइक वो पार्ट ही नहीं है बट उस पार्ट के अंदर उसको पेन फील हो रहा है, तो ये उसको हम बोलते हैं फैंटम लिम्ब पेन, ठीक है। तो इसी के साथ ही आज की अपनी क्लास को कंप्लीट करते हैं। आशा करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी हो और क्वेश्चन सेशन अच्छा लगा हो तो कमेंट्स में कमेंट कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। साथ में हमारी टेस्ट सीरीज भी रन करवाई जा रही है एससीपीजीआई के लिए, तो उसको भी आप बाय करके अपने प्रिपरेशन को और अच्छा बना सकते हैं। और कुछ डाउट्स वगैरह हो आपको तो कमेंट में आप कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि हम वहाँ पे उसका सॉल्यूशन करने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक ऑल द बेस्ट, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।